So there are two types of reactions. फर्स्ट होती है irreversible, सेकंड होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, फर्स्ट होती है इरिवर्सिबल, सेकंड होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। नाउ व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन? सपोज मैं कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ, a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। ठीक है, ये जो एरो होता है ये कहलाया जाता है इरिवर्सिबल एरो। ये जो एरो होता है ये कहलाया जाता है इरिवर्सिबल एरो। व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस? जो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में हो, जो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में हो, माने ए और बी थे शुरू में लिए, आपस में रिएक्ट करे, पूरी तरीके से रिएक्ट कर गए और सी और डी बना दिए। ए और बी था, उन्हें लिया, आपस में रिएक्ट करा, जितना रिएक्ट कर सकता था करा, और उन्होंने सी और डी का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, इस तरीके की रिएक्शंस को इरिवर्सिबल रिएक्शंस बोला जाता है। नाउ व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शंस? सपोज मैंने ये रिएक्शन लिख दी, P प्लस क्यू रिवर्सिबल R प्लस एस। ये जो एरो होता है, इस एरो को हम बोलते हैं रिवर्सिबल एरो। इस एरो को हम बोलते हैं रिवर्सिबल एरो। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं भैया? रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती हैं। दोनों डायरेक्शन बोले तो पहले मैंने P प्लस क्यू लिए, ध्यान से सुनना, ये पैराग्राफ पूरी तरीके से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आगे का बहुत सारी चीज मैं इसी से रिलेटेड बताऊंगा। आपने शुरू में P प्लस क्यू लिया, उस P प्लस क्यू ने रिएक्ट करके R प्लस एस बनाया, ये R प्लस एस फिर रिएक्ट करके P प्लस क्यू बना गया। क्या बोल रहा हूं मैं? हमने शुरू में P प्लस क्यू लिया, इस P प्लस क्यू ने रिएक्ट करके R प्लस एस बनाया, वो R प्लस एस वापस रिएक्ट करके P प्लस क्यू बना रहा है, और ये साइकिल कंटिन्यूस चलती जाती है। इस तरीके के प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, या इस तरीके की रिएक्शंस को आप क्या बोलते हो? नहीं बेटा, अभी बस चालू किया है। इस तरीके की रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है, सिंगल डायरेक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, चेंजेस आपको दोनों के अंदर ही नहीं दिखेंगे। क्या मैं किसी रिएक्शन को देख के बता सकता हूँ क्या कि दैट रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? सो द आंसर इज नो। आप किसी रिएक्शन को देख के ये नहीं बता सकते कि सामने वाली रिएक्शन रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। भावनाएं समझना मेरी, ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, एक एक शब्द का मतलब है। और जो आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ पूछना चाहिए या उसमें आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये वाली चीज आगे काम आएगी। जैसा कि मैंने बोला कि रिवर्सिबल रिएक्शन में P प्लस क्यू आपस में रिएक्ट करते हैं रिवर्सिबली और R प्लस एस बना लेते हैं। ठीक है ना, P प्लस क्यू रिएक्ट करके R प्लस एस बनाते हैं, R प्लस एस फर्दर रिएक्ट करके P प्लस क्यू बनाते हैं। हमें कैसे पता चला कि रिवर्सिबल रिएक्शन नाम की दुनिया में कोई चीज है? तो ध्यान से सुनिए, हेबर्स प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की जो आप रिएक्शन लिखते हो, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। मैं आपको रिवर्सिबल की बस फील दे रहा हूं कि रिवर्सिबल रिएक्शन पता कैसे लगाया गया कि रिवर्सिबल रिएक्शन नाम की दुनिया में कोई चीज है। तो अपन क्या कर रहे थे, अपन एक्चुअल में जो समझ में आए वो जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। अपन क्या कर रहे थे, अपन एक्चुअल में अमोनिया बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर कैसा था भैया? क्लोज कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने N2 और H2 डाल दी। ठीक है ना, क्लोज कंटेनर के अंदर आपने N2 और H2 डाल दी। ऑब्वियस सी बात है, उस N2 और H2 ने आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाया होगा। उस N2 और H2 ने आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाया होगा। ठीक है, अब सुनना, ये N2 था, ये आपका H2 था। जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाना था उसने बना दिया।
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जितना आपस में रिएक्ट करना था उन्होंने आपस में रिएक्ट करा और उन्होंने अमोनिया बना दिया। ठीक है, एक बार अमोनिया बन गया, आपने इंतजार करा, हाँ भाई अमोनिया बनना देखते हैं। जैसे ही अमोनिया बन गया, अब उस कंटेनर को देखने पे मेरे को उस कंटेनर में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। मैंने एक क्लोज कंटेनर लिया और उस क्लोज कंटेनर के अंदर मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इंसर्ट करवा दिए। दोनों ने आपस में रिएक्ट करके ऑब्वियस सी बात है अमोनिया बनाया होगा। अमोनिया बन गया। अब जब तक रिएक्शन चली कोई दिक्कत नहीं, चलती गई चलती गई, जितना अमोनिया बनना था बन गया। अब देखने पे मुझे उस रिएक्शन में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। देखने पे मुझे उस रिएक्शन में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। अब क्योंकि आपको देखने पे कोई चेंज नजर नहीं आ रहा तो अपने लिए रिएक्शन रुक गई। यहां तक बात में कोई दिक्कत है? अपने लिए रिएक्शन रुक गई, यहां तक की बात में कोई प्रॉब्लम? तो बात सुनिएगा, इफ ए प्लस बी गिव्स पी, अगर ए और बी आपस में रिएक्ट करके पी देते हैं तो आपने शुरू में ए लिया होगा, ए नॉट मान लेता हूं, बी भी आपने लिया होगा, ए नॉट मान लेता हूं। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके पी दे दिया इन्होंने। ठीक है, अगर रिएक्शन इररिवर्सिबल है, बात सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, अगर रिएक्शन इररिवर्सिबल है तो पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ए और बी कितना बचेगा? अगर रिएक्शन इररिवर्सिबल है तो पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, पूरी रिएक्शन कब कंप्लीट होगी? जब ए पूरा रिएक्ट कर जाए और बी पूरा रिएक्ट कर जाए। तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ए और बी कितना बचेगा? व्हील से जीरो। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ए और बी कितना बचेगा? व्हील से जीरो। ठीक है, पी कितना बनेगा? ए नॉट। पी कितना बनेगा? ए नॉट। ये बात समझ में आई? सेम मैंने क्या करा, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन का पार्ट है। सेम मैंने क्या करा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मैंने कंटेनर में लिए, जितना इन्होंने आपस में रिएक्ट करना था इन्होंने सारा का सारा रिएक्ट कर लिया और इन्होंने अमोनिया बना दिया। अब जितना अमोनिया बनना था उस कंटेनर में बन गया। अब मुझे उस कंटेनर में और कुछ अलग से होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब कंटेनर में आपको और कुछ अलग से होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो मेरे लिए रिएक्शन क्या हो गई? रुक गई। फॉर मी रिएक्शन स्टॉप। ठीक है, अब जैसे ही मुझे दिख गया कि भैया एक्चुअल में अब कोई चेंज नजर नहीं आ रहा, यानी कि अब आपको कोई ऐसी ऑब्जर्वेबल चीज देखने को नहीं मिल रही, जितना अमोनिया आपको दिखना था वो सारा दिख रहा है, और उस अमोनिया के अमाउंट में, उस अमोनिया के प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब मैंने क्या करा, मैंने इस रिएक्शन में ड्यूटेरियम डाल दिया। ड्यूटेरियम, मैंने इस रिएक्शन में ड्यूटेरियम डाल दिया। मैंने उस कंटेनर में ड्यूटेरियम डाल दिया। ड्यूटेरियम डालने से क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। जैसे ही मैंने इस रिएक्शन में ड्यूटेरियम डाला, आपको जो प्रोडक्ट मिले वो प्रोडक्ट आपको क्या मिले? वो प्रोडक्ट हमें मिले NH3 तो आपको शुरू में मिल ही रहा था, और क्या क्या मिला आपको? मुझे मिला NH2D, मेरे को मिला NHD2 और मुझे मिला ND3। जैसे ही आपने इस रिएक्शन में ड्यूटेरियम डाला आपको ये 4 प्रोडक्ट मिले। इन 4 प्रोडक्ट के मिलने का सिग्निफिकेंस समझिए। अपनी जो रिएक्शन थी वो थी N2 + 3H2 gives 2NH3। मेरे लिए तो रिएक्शन रुक गई। रिएक्शन रुक गई तो अमोनिया बन जाना चाहिए था और अमोनिया फर्दर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। इरिवर्सिबल में यही तो होता है, ए और बी आपस में रिएक्ट करा, उन्होंने पी बनाया, बात खत्म हो गई, आगे पी फर्दर रिएक्ट करेगा ही नहीं। अब सीन क्या चल रहा है, N2 और H2 आपस में रिएक्ट करा और इन्होंने अमोनिया बना दिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने आपस में रिएक्ट करा और अमोनिया बना दिया। अब कायदे से क्या होना चाहिए था, अमोनिया को किसी से रिएक्शन शो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने उस कंटेनर के अंदर डाला ड्यूटेरियम। जैसे ही मैंने उस कंटेनर के अंदर ड्यूटेरियम डाला, आपको जो प्रोडक्ट मिले वो मिले NH3, NH2D, NHD2
और ND3, ये 4 प्रोडक्ट आपको मिले। अब मैं आपसे पूछूं NH3 का फॉर्मेशन तो आपने बता दिया, हाँ भाई, मुझे बताओ जरा ND3 का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। तो आप बहुत आसानी से जवाब दे दोगे, सर N2 ने 3D2 से रिएक्ट करा होगा और 2ND3 बनाया होगा। सही बात है कि नहीं? नाइट्रोजन ने जैसे हाइड्रोजन से रिएक्ट करा और अमोनिया बनाया, ऐसे ही नाइट्रोजन ने ड्यूटेरियम से रिएक्ट करा होगा और ND3 बनाया होगा। अब मुझे बताओ कि ये नाइट्रोजन ND3 बना कैसे? तो ND3 बनने की पॉसिबिलिटी तभी है भैया जब ये रिएक्शन बैकवर्ड गई होगी, इस हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम रिप्लेस हुआ होगा, यानी कि इस हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आया होगा, उस नाइट्रोजन ने इस ड्यूटेरियम से रिएक्ट करके यहाँ पे 2ND3 बनाया होगा, और कोई तो पॉसिबिलिटी है नहीं। अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल होती तो अमोनिया मिल जाता, बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन जैसा ही आपने उसमें ड्यूटेरियम डाला तो वो आपको ये 4 प्रोडक्ट दे रहा है। अब अगर मैं पूछूं ND3 बना कैसे होगा, तो कंफर्म बात है कि रिएक्शन बैकवर्ड आई होगी, इस हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम रिप्लेस हुआ होगा, इस नाइट्रोजन ने उस ड्यूटेरियम से रिएक्शन करके ND3 बनाया होगा। मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड में चल रही है। ये बात समझ में आई क्या? यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत या कोई डाउट तो पूछ लो, क्योंकि यही तामझाम है, रेफरेंस है पूरे चैप्टर का। ये फील ले पाए तो सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। कहानी में कोई दिक्कत या कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सेकंड पंखा चला लो। बोलो भाई, यहां तक बात क्लियर? चलिए, अब फॉर एनी रिएक्शन बी डिफाइन रेट। किसी भी रिएक्शन के लिए आप क्या करते हो? रेट डिफाइन करते हो। व्हाट इज रेट? Rate is nothing but change in anything with respect to time. Change in anything with respect to time. अब आपने रिएक्शन जो मानी थी वो मानी थी P प्लस क्यू रिवर्सिबल R प्लस S, ठीक है ना? सपोज आपके पास यही एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है कोई सी भी, आपको इसके लिए रेट डिफाइन करनी है। ये मेरे हो गए रिएक्टेंट और ये मेरे हैं प्रोडक्ट। तो बताइए, एट टाइम t इक्वल टू 0 प्रोडक्ट कितना होगा? टाइम t इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट कितना होगा? जवाब दो जल्दी। टाइम t इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, इट इज 0, ठीक है। और टाइम t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट कितना होगा? व्हील से मैक्स। जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है रिएक्टेंट की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। जितनी तेजी से रिएक्टेंट घटेगा प्रोडक्ट भी उतनी तेजी से बढ़ेगा। जितनी तेजी से रिएक्टेंट घटेगा प्रोडक्ट उतनी तेजी से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं किसी भी रिएक्शन में एटम एंड मास आर ऑलवेज कंजर्व्ड। इन एनी रिएक्शन द एटम्स एंड मास आर ऑलवेज कंजर्व्ड। इस वजह से अपन क्या बोल सकते हैं कि ये रिएक्टेंट का घटना और ये प्रोडक्ट का बढ़ना बराबर है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या है? रेट ऑफ बैकवर्ड। इतनी बातें समझ में आती हैं क्या भैया? इतनी बातें समझ में आती हैं?
P प्लस क्यू जब R प्लस एस दे रहा है तो उस टाइम आप जो रेट डिफाइन करते हो वो रेट ऑफ फॉरवर्ड होगी, और R प्लस एस जब P प्लस क्यू देता है उस टाइम जो आप रेट डिफाइन करते हो वो रेट ऑफ बैकवर्ड होगी। ये बात ठीक है? यहां तक के बातों में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। और अब जो मैं लिख रहा हूं वो आपको लिखना है, यहां से लिखना स्टार्ट करिएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहली होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन? हैपेंस इन ओनली वन डायरेक्शन। दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। दूसरी होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। हैपेंस इन बोथ डायरेक्शन। दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। P प्लस क्यू रिवर्सिबल, R प्लस एस। यहाँ पे रिएक्शन लिख लीजिएगा A प्लस बी गिव्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फॉर एवरी रिएक्शन वी डिफाइन रेट। और रेट क्या होता है? चेंज इन एनीथिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब बेटा बात सुनना, आपकी मर्जी पड़े वो रिएक्शन ले लो, टाइम के साथ रिएक्टेंट घटेगा बढ़ेगा या उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम के साथ रिएक्टेंट घटता है, बढ़ता है या रिमेन सेम, चाहे कोई भी रिएक्शन ले लीजिए। ऑब्वियस सी बात है इट डिक्रीजेस, क्योंकि रिएक्टेंट घटता है इसलिए अपन उसके आगे लगा देते हैं माइनस डी एन बाय डी टी। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट घट रहा है, और कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा। क्या बोल रहा हूं मैं? ये माइनस सिर्फ इतना इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट घट रहा है। व्हाट इज डी एन बाय डी टी? इट इज डिक्रीज इन मोल्स फॉर यूनिट टाइम। ठीक है। सो इफ वील डिफाइन द रेट ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट, मैं इसे लिख सकता हूं माइनस डी आर बाई डी टी। अब आप कोई भी रिएक्शन ले लो, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ेगा, तो क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा बढ़ेगा तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा? प्लस डी पी बाय डी टी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है, टेंशन मत ले। ठीक है। फॉर एवरी रिएक्शन वी डिफाइन रेट। रेट क्या होती है? अरे शौनक, ऐसा तो उतना कुछ खास नहीं बताया बेटा, टेंशन मत ले। तू चल सवालों का जवाब दे देंगे। कोई सी भी रिएक्शन इमेजिन कर, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, या दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। रिएक्टेंट शुरू में जो भी होंगे वो खुद ही होंगे, मतलब मैक्स होंगे। प्रोडक्ट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो कितना होगा बता? एट टाइम टी इक्वल टू जीरो प्रोडक्ट कितना होता है? अगर मैं यही रिएक्शन मान के चल, अरे सेम क्या होता है बेटा? यही मान के चलेगा, गलत। अरे यही मान के, प्रोडक्ट तो तब बनेंगे ना बेटा जब ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे। समझ रहा है कि नहीं? प्रोडक्ट तब बनेंगे जब ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे। टाइम टी इक्वल टू जीरो माने इनिशियल टाइम होता है। इनिशियल टाइम मतलब प्रोडक्ट तो बना ही नहीं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। इनिशियल टाइम मतलब प्रोडक्ट तो बना ही नहीं, तो यानी कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। और रिएक्टेंट क्या होंगे? मैक्स।
इतनी बात समझ में आती है? अब जैसे जैसे टाइम पास होता है रिएक्टेंट घटता है, बढ़ता है, या रिमेन सेम? टाइम टी इक्वल टू 0 पे तो वो मैक्सिमम था, ए और बी जो थे वो मैक्सिमम थे। जैसे जैसे टाइम पास होगा ए और बी आपस में रिएक्ट करना चालू करेंगे, तो वो घटेंगे, बढ़ेंगे, कि रिमेन सेम? घटेंगे। और प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। तो कोई सी भी रिएक्शन हो उसमें रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट बढ़ता है। अब रेट क्या होती है शौनक? रेट होती है चेंज इन एनीथिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब उसमें एनीथिंग में अपने जो ज्यादातर सवाल आते हैं बेटा वो कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर के बेसिस पे आते हैं। चेंज इन एनीथिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट। ज्यादातर सवाल हालांकि आपके कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर पे आएंगे, लेकिन एक्चुअल में जो रेट होती है वो चेंज इन एनीथिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम होती है। माने आप चाहे कंसंट्रेशन में चेंज कर दो, चाहे प्रेशर में चेंज कर दो। मैं आज चला में क्लास है, तो तुम लोग जैसे वलसाड़ में हो, तो चला से मैं वलसाड़ आ रहा हूँ, तो मेरी रेट किस बेसिस पे मेजर करोगे? कि मैंने कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करी है। तो ये भी एक तरीके की रेट होती है। तो आप कुछ भी मेजर कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे आप रेट बोलोगे। आप 1 मिनट में कितनी रोटी खा जाते हो, तो ये आपकी रोटी खाने की रेट है। तो किसी को भी मेजर करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट। हाँ, अपन ज्यादातर सवाल किस बेसिस पे करते हैं? या तो कंसंट्रेशन या प्रेशर, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर यही दो चीजें यूजुअली काम में आती हैं। बट अगर रेट पूछा जाए तो चेंजिंग एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट। नाउ अब ए और बी घट रहे हैं बेटा, और ए और बी है रिएक्टेंट। तो ये जो रेट मैं लिखता हूं, ये देखिए मैंने क्या लिख रखा है, change in the number of moles. N denotes here what? Moles. Change in the number of moles per unit time. अब रिएक्टेंट के मोल्स धीरे धीरे क्या होंगे? घटेंगे। तो ये जो अपन ने नेगेटिव साइन लगा रखा है ना, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? कि मोल्स घट रहे हैं। पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? कि मोल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब रिएक्टेंट तो हर बार घटेगा, तो रिएक्टेंट के मोल्स भी हर बार घटेंगे। तो रिएक्टेंट के लिए मैं हमेशा लगाता हूं माइनस जब भी आप रेट डिफाइन करते हो, और प्रोडक्ट के लिए मैं हमेशा लगाता हूं प्लस जब भी आप रेट डिफाइन करते हो। क्यों? क्योंकि कोई सी भी रिएक्शन हो उसमें रिएक्टेंट के मोल्स तो घटने ही घटने हैं, और प्रोडक्ट के मोल्स बढ़ने ही बढ़ने हैं। यहां तक बात समझ में आई? तो इफ वी डिफाइन रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, आप उसमें हर बार माइनस डी आर बाई डी टी लिखोगे, जबकि प्रोडक्ट में आप हर बार प्लस डी आर बाई डी टी लिखोगे। ये बातें समझ में आई? हाँ शौनक जी, नोट डाउन कर लीजिए, ये हो गया हो तो। लिख लिया होगा वैसे अब तक सबने। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रिएक्टेंट के घटने की रेट और प्रोडक्ट के बढ़ने की रेट बराबर होगी। क्यों? बिकॉज इन एनी रिएक्शन एटम्स एंड मोल्स आर ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। लिख लीजिए इसको। आर जो था वो आपका क्या था? रिएक्टेंट। पी था प्रोडक्ट। सिंस इन द रिएक्शन the atoms and mass are always conserved, therefore in any reaction the rate of decrease is always equal to the rate of increase। ठीक है।
we can study the rate। आप रेट को किसी के भी रिस्पेक्ट में स्टडी कर सकते हो, चाहे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कर लो चाहे प्रोडक्ट के, बस साइन का फर्क रहेगा। रिएक्टेंट क्योंकि घट रहा है इसलिए माइनस, प्रोडक्ट बढ़ रहा है इसलिए प्लस। ध्यान रखिएगा रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, रेट हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर किसी के आगे माइनस आ रहा है तो मैंने सपोज यूं लिख दिया 3, तो भैया अगर वो बोल दे कि सपोज सुनो यहाँ पे, अगर आपको एक रिएक्शन दे रखी है A प्लस बी गिव्स P, आपको बोल दे दैट A इज डिक्रीजिंग या द रेट ऑफ A इज चेंजिंग बाय 3। इसका क्या मतलब है? उसने बोल दिया कि A की रेट 3 के हिसाब से चेंज हो रही है, तो इसका ये मतलब है दैट डी ए बाई डी टी की जो वैल्यू है माइनस डी ए बाई डी टी की जो वैल्यू है वो 3 है। ध्यान रखिएगा रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, चेंज कभी भी केमिस्ट्री में नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, रेट अपन हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज डिफाइन करते हैं। ये माइनस बस इतना इंडिकेट कर रहा है कि ए की रेट घट रही है, तो मैं रेट को -3 नहीं लिखूंगा, रेट तो मैं पॉजिटिव ही लिखूंगा। 3 की रेट से घट रहा है या प्रोडक्ट 5 की रेट से बढ़ रहा है वो मैटर करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव बस मैग्नीट्यूड के लिए लगाए जाते हैं, नथिंग मोर देन दैट। इसके बाद देखिए, in any reaction rate of decrease is always equal to rate of increase। We can study the rate of any reaction by observing the reactant or by observing the product। ठीक है, फॉर इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल की बात थी जो आपने ऊपर लिखी। आप इरिवर्सिबल के लिए कौन सी रेट डिफाइन करोगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड। रिवर्सिबल में रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बराबर होते हैं। इरिवर्सिबल में आप सिर्फ कौन सी रेट डिफाइन करोगे? फॉरवर्ड, क्योंकि उसमें ए और बी ने आपस में रिएक्ट करा और पी दे दिया, बस खत्म, रिएक्शन वहीं खत्म हो गई। फॉर इरिवर्सिबल वी डिफाइन ओनली रेट ऑफ फॉरवर्ड but in reversible we define both rate of forward and backward। लिख लीजिए इसे। डन। हो गया लिख के भैया?
चलिए नेक्स्ट वील मूव ऑन टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? इट स्टेट्स दैट, समझ में नहीं आएगा शुरू में, एक एक वर्ड अपन लाइन से पढ़ेंगे फिर देखेंगे। इट स्टेट्स दैट द रेट of the reaction is directly proportional to product of active masses of the reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient। ठीक है, पहले लिख लो फिर समझाता हूँ धीरे धीरे। एक्टिव मास के नीचे लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एक्टिविटी भी बोलते हैं इसको, एक्टिव मास और एक्टिविटी। ये नाम सुना है कभी? एक्टिव मास या एक्टिविटी? हाँ जी, तो सपोज ये आपके पास कोई एक रिएक्शन है, ये आपके पास कोई एक रिएक्शन है, इसमें जो स्मॉल अल्फाबेट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बैलेंस स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और जो कैपिटल अल्फाबेट्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बैलेंस स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और कैपिटल वाले क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अच्छा, जल्दी से लिख लो, फिर मैं बताऊंगा एक्टिविटी या एक्टिव मास क्या होते हैं। टाइम ओवर होने वाला है, थोड़ा सा जल्दी लिख लीजिए। डन। तो देख, अब ध्यान से सुनना। लेट द एक्टिव मास, मैं बता रहा हूँ एक्टिव मास या एक्टिविटी आप किसे कहेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो एक्टिव मास है वो मैंने मान लिया ए, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैंने एक्टिव मास है वो मान लिया ए। अब एक्टिव मास
A is determined experimentally, ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है। मैंने एक्टिव मास ए मान लिया है, और एक्टिव मास जो है वो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करा जाता है। आप किसी का भी एक्टिव मास डिटरमाइन कर सकते हो, चाहे वो सॉल्यूशन हो, चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो, चाहे वो रियल सॉल्यूशन हो, चाहे वो आइडियल गैस हो, चाहे वो रियल गैस हो। इन सब का इंडिविजुअल एक्टिव मास फाइंड आउट करा जा सकता है एक्सपेरिमेंट करके, बट वो एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। तो एक्टिव मास का यूज क्या है वो समझिए, या अपन उसको किस तरीके से देखेंगे वो समझिए। एक्चुअल में पहली बात तो ये दिमाग में बैठा के चलना दैट एक्टिव मास इज नॉट इक्वल टू मास। एक्टिव मास मास के बराबर नहीं होता, बट जो आपका एक्टिव मास होता है वो डिपेंड करता है किस पे, क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस पे। एक्टिव मास मास के बराबर नहीं होता, बट इट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस टेकन, जो आपने ली है, ठीक है। ये लिख लीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मेरे ख्याल में 40 मिनट्स का सेशन ओवर होने वाला होगा। इसके बाद फिर अगले में ही चालू करेंगे। एक्टिव मास को मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड एक्टिव मास को आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हो। एक्टिव मास इज नॉट इक्वल टू मास, बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। हो गया? देखिए, जैसा कि अपन देख चुके हैं, एक्टिव मास एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। एक्टिव मास को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। एंड एक्टिव मास की जगह आप किस किस केस में क्या क्या पुट करोगे वो देखो। पहला, एक्टिव मास of any pure substance, pure substance नहीं, sorry, pure active mass of any pure solid or pure liquid कितना लिया जाता है, is always taken to be 1। किसी भी सॉलिड का, प्योर सॉलिड का या प्योर लिक्विड का एक्टिव मास अपन कितना लेते हैं, 1। क्यों? क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन कभी भी चेंज नहीं करता, ठीक है। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन कभी भी चेंज नहीं कर सकता। जैसे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है 55.5, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है, भाई कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मुझे बात बताओ, ये आपने इतना पानी ले रखा है, तो इसमें जो वाटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, इसमें जो वाटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो भी ज्यादा होगा, और वाटर के मोल्स भी ज्यादा होंगे। मैंने इसमें से कुछ पानी निकाल दिया, तो अब क्या हो गया, वाटर का वॉल्यूम भी कम हो गया, वाटर के मोल्स भी कम हो गए। तो इट इज द रेशियो ऑफ नथिंग बट ज्यादा बाय ज्यादा और कम बाय कम। तो ओवरऑल द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट। आप वाटर का मास बदल सकते हो, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन वाटर का सेम होगा। वाटर का क्वांटिटी बदल सकते हो, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जो है वाटर की वो सेम आती है, ठीक बात है। कॉन्सेंट्रेशन वाटर की जो है वो सेम आती है। अब क्योंकि किसी भी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन आप नहीं बदल सकते, इसलिए अपन उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कितना पुट कर देते हैं, 1, ठीक।
तो अगर आपको रिएक्शन में कोई प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड दिख जाए तो उसकी एक्टिविटी आप कितनी पुट कर दोगे? 1। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है? एक्टिविटी ऑफ एनी आइडियल गैस। गैस आ गया है, ध्यान दीजिएगा। गैस के लिए क्या डिफाइन करते हैं अपन? प्रेशर। तो जब भी गैस आ जाए रिएक्शन में तो एक्टिविटी को आप किससे रिप्लेस करेंगे? पार्शियल प्रेशर से, रिप्रेजेंटेड बाय P। एक्टिविटी ऑफ एनी आइडियल गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर। अब गैस के लिए तो आप प्रेशर डिफाइन करते हो, जरा बताओगे सॉल्यूशन के लिए क्या डिफाइन करते हैं? सो एक्टिविटी ऑफ एनी आइडियल सॉल्यूशन के लिए आप डिफाइन करते हो मोलैलिटी। एंड इफ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, जो इस पूरे चैप्टर में हर केस में होगा, देन मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। ठीक है। एक्टिविटी ऑफ एनी आइडियल सॉल्यूशन किसके बराबर होता है बेटा? मोलैलिटी के। लेकिन अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो मोलैलिटी और मोलैरिटी आपस में बराबर हो जाते हैं, और मोलैरिटी को आप रिप्रेजेंट करोगे इस साइन के साथ। मोलैरिटी को आप रिप्रेजेंट करोगे इस साइन के साथ, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है कैपिटल। ठीक है। अभी सिर्फ लिख लीजिए, जब एप्लीकेशन आएगी मैं तब समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लेना। मैं क्या बोला? अगर आपको गैस दिखती है रिएक्शन में तो एक्टिविटी की जगह क्या लिख देना? प्रेशर। और अगर सॉल्यूशन दिखता है रिएक्शन में तो एक्टिविटी की जगह ये साइन लगा दीजिएगा। अभी तक बस अपन ने इतनी बात करी है। और अपन ने क्या बोला है कि किसी भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की एक्टिविटी कितनी होती है? 1। ठीक है, लिख लो और जब हो जाए बता दो फटाफट। आज बस इंट्रो होगा, ज्यादा कुछ नहीं। हेलो। चलो, हो गया। आगे तो आइडियल गैस और आइडियल सॉल्यूशन की आप बात कर चुके हो। आइडियल गैस के लिए आप क्या डिफाइन करते हो? प्रेशर। आइडियल सॉल्यूशन के लिए आप क्या डिफाइन करते हो? कॉन्सेंट्रेशन, बोले तो मोलैरिटी, रिप्रेजेंटेड बाय ब्रैकेट। आइडियल की बात हो गई, अब बात करेंगे रियल की। फॉर रियल गैस, या सॉरी, एक्टिव मास ऑफ रियल गैस। एक्टिव मास ऑफ एनी रियल गैस किसके बराबर होता है? सर एक काम करिए, एक्टिव मास ऑफ एनी रियल सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? गामा इंटू एम के। सेम भाई, सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी डिफाइन करते हो और गैस के लिए प्रेशर डिफाइन करते हो। एक गामा ही तो एक्स्ट्रा है, और ये गामा क्या कहलाया जाता है? एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो सर आइडियल में गामा का कोई यूज नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है भैया। वहां पे भी एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो गामा इंटू पी और गामा इंटू एम ही होता है, बट अपन लिखते क्यों नहीं है सर? फिर आपने तो आइडियल गैस का पी और आइडियल सॉल्यूशन का एम लिखवाया, बिकॉज फॉर आइडियल गामा की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, इसलिए वहां पे अपन ने डायरेक्टली पी और एम लिख दिया था। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, काम कहीं नहीं आएगा दोनों।
ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। अब बढ़ते हैं अपन लॉ ऑफ मास एक्शन के स्टेटमेंट पे, तो ध्यान से सुनिएगा, पहले लिख लीजिए। डन। चल, अब एक काम करो, आप अपने अपने लॉ ऑफ मास एक्शन के स्टेटमेंट खोल लो यार। ठीक है, मैं लिख देता हूं, चलो। क्या बोलता है वो? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोलता है वो? रेट, इट इज डिफाइंड एज rate of the reaction is directly proportional to product of active mass of the reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient। अब ये पता नहीं क्या बिलबिला गया, एक एक शब्द तोड़ेंगे इसका और देखेंगे। जब आपने रिएक्शन लिखी थी तो आपने रिएक्शन जो लिखी थी वो ये लिखी थी, क्या बोल रहा है? रेट of reaction या rate is directly proportional to product of active masses of the reactant raised to the power of the stoichiometric coefficient। तो देखिए, rate is directly proportional to माने R is directly proportional to product of active masses of the reactant। दो तरीके से आप रेट डिफाइन करते हो, या तो रेट ऑफ फॉरवर्ड या रेट ऑफ बैकवर्ड। बात ध्यान से सुनना, जब आप फॉरवर्ड रेट डिफाइन कर रहे हो तो रिएक्टेंट कौन है, ए बी के सी डी? जब आप फॉरवर्ड रेट डिफाइन कर रहे हो तो रिएक्टेंट कौन है, ए बी या सी डी? ऑब्वियस सी बात है, इट इज ए बी। ठीक है, सेम अगर मैं बैकवर्ड रेट डिफाइन कर रहा हूं तो मेरे रिएक्टेंट कौन होंगे, कैपिटल सी और कैपिटल डी। आपको मैंने कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी क्या लिखवाया है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो जब आप रेट ऑफ फॉरवर्ड डिफाइन कर रहे हो, इट इज ए और बी, ये मेरे रिएक्टेंट होंगे। वो क्या बोल रहा है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि फॉरवर्ड के लिए अगर मैं डिफाइन करूं तो फॉरवर्ड रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। एक्टिव मासेस को किससे डिफाइन करा था अपन ने, स्मॉल ए से। वो क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। फॉरवर्ड के लिए आपने माना कि कैपिटल ए और कैपिटल बी विल बी माय रिएक्टेंट, तो ए और ए बी। What is A or AB? It is active mass of A and it is active mass of B. So rate is directly proportional to product of active masses of the reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient। What is the stoichiometric coefficient of capital A and capital B? It is small a and small b। ये बोलता है law of mass action। Rate is directly proportional to product of active masses of the reactant raised to the power of the stoichiometric coefficient। भावना है, समझ में आई क्या? तो मेरा जो रेट फॉरवर्ड होगा वो मैं इसके बराबर लिखूंगा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट जनरेट हो जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड रेट डिफाइन कर रहे हो तो कांस्टेंट जो होगा वो के एफ होगा, ए बी बी। इसमें जो ऊपर पावर में है वो है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये कैपिटल ए कैपिटल बी जो है वो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और ये जो आपने स्मॉल में लिख रखा है तुन्नू सा, ये
ये एसेट्स, ये है एक्टिविटी। ठीक है, सो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट जनरेट होगा। व्हाट इज के एफ हियर? के एफ क्या होता है? रेट कांस्टेंट। कौन सा? फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड। और कोई भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे, यानी कि ये जो रेट कांस्टेंट होगा ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होगा, ना वॉल्यूम चेंज करने से रेट कांस्टेंट को कोई फर्क पड़ता है, ना कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट कांस्टेंट को कोई फर्क पड़ता है, ना प्रेशर चेंज करने से रेट कांस्टेंट को कोई फर्क पड़ता है। पीवी इक्वल टू एनआरटी है ना, तो ना तो प्रेशर से फर्क पड़ेगा, ना मोल्स से, ना वॉल्यूम से। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर पे। एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से ही रेट कांस्टेंट चेंज होगा, अदरवाइज नहीं। लॉ ऑफ मास एक्शन समझने में दिक्कत हो तो पूछो, और नहीं तो बैकवर्ड रेट डिफाइन करके बताइए। हो गया होगा ये, होपफुली। ऊपर वाला तो लिखना ही नहीं था भैया, है ना? ये तो लिख रखा है आपने पहले ही, आपको सिर्फ नीचे वाला लिखना है ये। बिल्कुल। ठीक है, सो इफ वी डिफाइन बैकवर्ड, तो रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगी? बिल्कुल सही। आर इज, बिल्कुल एकदम लॉ ऑफ मास एक्शन की तरह लिखते हैं। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर दी, आर फॉरवर्ड और आर बैकवर्ड। इसका जो के बी होगा वो क्या कहलाया जाएगा? रेट कांस्टेंट बैकवर्ड, एंड इट इज आल्सो डिपेंड अपॉन व्हाट? ओनली एंड ओनली टेम्परेचर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक देखते हैं। फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक पढ़ के